एनालिसिस बता रहे हो, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन एक ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन की वजह से रिसर्च एनालिस्ट ज़रूरी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट को पता होनी चाहिए, किस तरह उसकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या अप्रोच लेकर वो एक रिपोर्ट बना सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सेबी ने ये बुक लिखी है, NISM ने ये एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है। तो रिसर्च एनालिस्ट का एक्चुअली काम क्या होता है, उसको बाय रिपोर्ट हो गई, सेल रिपोर्ट हो गई, या फिर होल्ड रिपोर्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है उस चीज़ को बनाना। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। और इसमें बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि रिसर्च एनालिस्ट का प्राइमरी रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स एंड कंपनी, कि कैसे क्लाइंट से मिलना है, कैसे हमें कंपनी से मिलना है, और क्या क्वालिटीज़ होती हैं रिसर्च एनालिस्ट की। इन 4 चीज़ों पे पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अब हम अगर अपने पहले चैप्टर में चलते हैं, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है कि इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम न्यू फ़ोन लेते हैं तो न्यू फ़ोन लेने से पहले हम हर एक चीज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, और किन चीज़ों पे फ़ोन डिपेंड कर रहा है, ब्रांड क्या है, बैटरी लाइफ क्या है, मेगापिक्सल कैमरा, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और एक बहुत सही एग्जांपल दिया है कि रिसर्च एनालिस्ट का भी काम यही होता है कि जो भी वो रिपोर्ट बना रहा है, जो भी जिस कंपनी के बारे में वो एनालिसिस कर रहा है, उसको वो चेक करता है कि उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी कैसी है, उसकी मार्केट कैप क्या है, क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है मार्केट में। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए फिर एक एक ओवरऑल रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट जब बनाता है रिसर्च एनालिस्ट, उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में है। जस्ट सिंपल लाइक जैसे कि हम एक फ़ोन खरीद रहे हैं, उस फ़ोन खरीदने से पहले हम अगर 10 चीज़ें देखते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो ऐसे ही हम रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करना। उन सब पैरामीटर्स में सबसे ज़रूरी हो गया कि अगर वो इकोनॉमिक फैक्टर देखना चाहता है, इकोनॉमिक, तो वो गवर्नमेंट स्टैट्स देख सकता है जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, रिजर्व बैंक द्वारा, ये देख सकता है। तो ये हो गए इसके, मतलब आपको स्टैट सोर्स क्या है आपके, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च एनालिस्ट का जो मेन काम है कि वो सोर्स जहाँ से ले रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक होने चाहिए, जेनरिक सोर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी थर्ड पार्टी से सोर्स ले रहा है, उसको ओरिजिनल सोर्स का पता ही नहीं है कि वो सोर्स जो है वो क्या है। तो इसमें ये दिया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इकोनॉमिक फैक्टर 2 फैक्टर में डिवाइड होता है, मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक। अब जो आपकी इसमें से जैसे कि अब इंटरनेशनल IMF की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, एशियन वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये अभी माइक्रो फैक्टर, और ये जो आपका माइक्रो फैक्टर, इसके बारे में भी आगे बताया हुआ है कि क्या माइक्रो फैक्टर होते हैं, क्या माइक्रो फैक्टर होता है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो माइक्रो फैक्टर हैं आपके, वो है कि ग्लोबल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ग्लोबली क्या बोल रही है। ग्लोबल फैक्टर उठाने के लिए आपको IMF हो गया, एशियन बैंक्स हो गए, इन फैक्ट इनकी रिपोर्ट्स को आपको देखना होगा। और अगर आपको माइक्रो फैक्टर देखना है तो फिर आपको कंपनी की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट, और कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट, और मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल अथॉराइज प्रोवाइडेड बाई, ये सब चीज़ें देख के आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस किस पैरामीटर्स पे करनी है किसी भी कंपनी की, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कम्पिटिटिवनेस क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, वर्क ऑफ एथिक्स मैनेजमेंट में कैसा है। तो आर को इन सब चीज़ों का पता पहले से होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी एनालिसिस कर सकता है। सो आर को कैसे कंपनी और बाकी सब चीज़ों से इंटरेक्ट करना है, कहाँ से डाटा एक्यूमुलेट करना है,
और फिर उसके बाद वो क्या अपना एक डिसीज़न रखता है उसके बारे में बताता है। तो जनरली 3 टाइप की एनालिसिस होते हैं, 3 टाइप के एनालिस्ट होते हैं: सेल साइड, बाय साइड एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। सो सेल साइड एनालिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर सेल साइड सेलिंग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस होता है, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ जो है वो क्या करती है, आपको सेल साइड एनालिसिस देगी। तो इसका मतलब ये आप नहीं कह रहे हो कि वो गलत रिपोर्ट बना रही है, वो उन कंपनीज की एनालिसिस कर रही है जो कि सेलिंग की ज़्यादा डिमांड करती हैं। सिंपल सी चीज़ बस ये है। तो सेल साइड कंपनीज में उनको ब्रोकरेज से फ़ायदा होता है, इस वजह से वो सेल साइड रिपोर्ट बनाते हैं। तो हर एक कंपनी का, हर एक जो रिसर्च फर्म होती है, उनके काम करने का एक रिपोर्ट बनाने का एक मेथड होता है, एक मेथडोलॉजी होती है कि वो वही फॉलो करते हैं, वही पैटर्न फॉलो करते हैं, उसी तरह की वो एडवाइस देते हैं। तो लोगों को अपनी जो रिपोर्ट है वो उनको उसी तरह अच्छी लगती है। किसी को बाई साइड पसंद है, किसी को सेल साइड पसंद है। तो ये एक सेल साइड हो गई आपकी, जो कि इसमें दिखाया हुआ है। इसमें दिया भी है कि वर्क विद द प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विस फॉर क्लाइंट। बाय साइड में क्या है, बाय साइड रिपोर्ट्स वो होती हैं जिसमें कि क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप बाय करो। जैसे कि ज़्यादातर बाय साइड फंड्स जो होती हैं, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब जो है, जिसमें कि अब हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में एक बड़ा अमाउंट चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे कि लोग बाय करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उनको रिपोर्ट को पढ़ के ज़्यादा कन्विंस होंगे कि हाँ ये जो रिपोर्ट है वो बाई साइड की है। तो ये बाई साइड एनालिसिस हो गई। उसके बाद तीसरे आते हैं आपके इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं उनका काम सेल साइड या फिर बाय साइड का नहीं होता है। वो एक तरीके से न्यूज़पेपर, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है, मीडिया, तो ये अपनी इंडिपेंडेंट ही रिपोर्ट बनाते हैं होल्ड करने की, या इनकी बाय टाइप की या सेल टाइप की ऐसी कोई एक पर्टिकुलर नीश पे नहीं है। उनकी रिपोर्ट मिक्स कह सकते हैं कि आप होती है। तो ये जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। बहुत सारे आपको रिसर्च फर्म्स मिल जाएंगी जो कि अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिसिस करते हैं। तो अब हम अगर बात करते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, कि रिसर्च एनालिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इन सब चीज़ों से जाने से पहले अगर हम एक चीज़ और देख लें कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और साथ ही साथ हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना है। तो इन्होंने 4 सैम्पल क्वेश्चन रखे हैं। पहला सैम्पल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ 2 इम्परेटिव पैरामीटर्स इन्वॉल्व्स इफेक्ट फॉलोइंग फैक्टर, कि कौन से फॉलोइंग फैक्टर जो हैं वो एक डिसीजन और एनालिसिस के टाइम काम करता है। तीसरा है, सेल साइड वर्क्स फॉर मनी मैनेजर लाइक हु परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज देयर ओन इन्वेस्टमेंट बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। गलत ऑब्वियसली, अभी अभी हमने पढ़ा है। सेल साइड जो होते हैं वो ब्रोकिंग ज़्यादा होता है। ब्रोकिंग हो गए, जो ब्रोकरेज फर्म्स वगैरह होती है वो सेल साइड एनालिसिस करती है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह तो बाय साइड एनालिसिस करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है विच ऑफ दिस क्वालिटी डिजायर्ड इज़ अ गुड, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमें 4 क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिसर्च एनालिस्ट पे हम आते हैं। तो रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक रिसर्च एनालिस्ट को होनी चाहिए। बहुत अच्छी नहीं, बट एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें कुछ एक नोट्स पहले भी ऑलरेडी बना रखे हैं, जब मैं ये वीडियो प्रिपेयर करने से पहले मैंने थोड़ी सी की थी। ये एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिक्स हैं केनीज, इन्होंने एक स्टेटमेंट जैसे बताया कि अगर गवर्नमेंट अपनी टैक्स रेट्स कम करती है या फिर एडजस्ट करती है तो ऑब्वियसली उससे ग्रोथ बहुत फैक्टर डिपेंड करेगा, कि अगर किसी चीज़ में टैक्स कम हुआ है तो आप जानते हो उस फील्ड में, उस चीज़ में इंडस्ट्री और ग्रो करेगी, क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा तो फिर ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इस तरह की पैरामीटर्स जो हैं वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। अब इन्होंने लिखा है चेंज इन
वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं इकनॉमी में, कि नेशनल इनकम क्या, इन्फ्लेशन क्या हुआ है इस समय, ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह की ये जो बेसिक टर्म्स है इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ये इसको हम अभी के लिए ड्रॉप करते हैं और हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री में, कि क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस हम चैप्टर 5 में इसमें दिया हुआ है कि हम और बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके इसको पढ़ेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, कि किसी भी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके ग्रोथ ड्राइवर क्या हैं, और वो कितने, मतलब किस तरह उसको उसमें रिसर्च में, मतलब जो भी ग्रोथ ड्राइवर फैक्टर्स हैं वो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस पैदा करते हैं ग्रोथ में, और उस इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या है, कॉम्पिटिटर कौन है, ऑपरेटिंग फैक्टर कौन है, और सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस चेंज। इन सब चीज़ों के बारे में ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में आपको सोचना है जब भी आपको किसी भी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब अगर आप एक बात करें, आपको गाड़ी लेनी है, एक एग्जांपल ले लिया, तो गाड़ी लेने के समय हम क्या क्या सोचते हैं, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो फिर हम, थोड़ी महंगाई होगी तो हम सोचेंगे कि नहीं गाड़ी इस साल नहीं अगले साल लेंगे। अब जो ऑटो इंडस्ट्री है वो इस तरह काम करती है, लोगों की सोच इस तरह काम करती है, ऑटो इंडस्ट्री इस तरह सोचती है। बिजनेस मॉडल क्या है ऑटो का, कंपटीशन कौन है, अब मारुति भी ऑटो बना रही है और आपकी फोर्ड भी ऑटो मतलब गाड़ियाँ बना रही है, तो मारुति प्रेफर करेंगे या फोर्ड प्रेफर करेंगे। अगर इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन ख़त्म हो रहा है तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा लोग खरीदेंगे। ऑपरेटिंग फैक्टर क्या है, मेटल के प्राइस क्या चल रहे हैं, और कोई नई पॉलिसी तो नहीं आई जिससे कि ऑटो इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम एक इंडस्ट्री के एनालिसिस करते हैं। तो सिर्फ इंडस्ट्री हो गई आपकी ऑटो, ये इंडस्ट्री है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करेंगे फिर वो मारुति, फिर हम मारुति की रिपोर्ट अलग से बनाएंगे कि मारुति की क्या कंडीशन है, मारुति क्या हम खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये एक फिर अनदर एनालिसिस हो गई। तो फर्स्ट ऑफ थिंग कि हमें ऑटो की एनालिसिस करनी है कि ऑटो इंडस्ट्री कैसी चल रही है। फिर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी जो है कि कंपनी की क्या हाल है, उसकी हमें एनालिसिस करनी है। जो देखो स्टाइल के बारे में लिखा है, डिफेंसिव या एग्रेसिव। डिफेंसिव स्टाइल है कि आप उस कंपनी को डिफेंस देते हो, कि अगर वो कुछ कम भी परफॉर्म कर रहे हो तब भी आप डिफेंस लेते हो कि नहीं इसका ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, वैल्यू, तो वो हो गई डिफेंसिव। एग्रेसिव क्या है कि कंपनी अगर नहीं अच्छा कर रही है तो आप उसके लिए एग्रेसिव हो, कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है उसकी वजह बहुत क्रिटिकल चीज़ों को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, उसको एग्रेसिव रिपोर्ट करते हैं। तो ये स्टाइल है कि कैसे आप रिपोर्ट को दिखाना चाह रहे हो। इन्होंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया है कि राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग की अगर हम बात करें तो वो इस तरह है कि एक तरफ राहुल द्रविड़ जो हैं वो डिफेंसिव बैट्समैन है और वीरेंद्र सहवाग एक तरह के एग्रेसिव बैट्समैन है। तो इन सब चीज़ों पे एक हमारी रिपोर्ट बहुत मैटर करती है। और दो तरह की एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन दोनों तरह की चीज़ों, इन दोनों डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए हमें रिपोर्ट बनानी होती है। जी, किसी भी कंपनी की जब हम एनालिसिस करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो हम उसमें देखेंगे कि वाई पर्टिकुलर बिजनेस इज बेटर कंपेयर टू पीयर्स, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। तो अगर हम ऑटो इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं तो हमने अगर देखा कि मारुति है और एक तरफ आपकी दूसरी कंपनी ले लेते हैं बनाने वाली टोयोटा, तो अब मारुति और टोयोटा में क्या डिफरेंस है। हालांकि मुझे लग रहा है टोयोटा है नहीं इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो मारुति के अलावा और कौन सी कंपनी है जो कि, किया भी नहीं बट किया मान लेते हैं कि है एग्जांपल। तो मारुति जो है वो किया से किस तरह डिफरेंट है, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या मारुति का बिजनेस मॉडल है।
किस तरह जो है मारुति ज़्यादा बेनिफिटेड है, किस सेक्टर में किया ज़्यादा बेनिफिटेड है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्वालिटी वाइज वो हो गई आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है कि आपको दोनों के फिनांसेस देखने हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहा है, मारुति के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं, किया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं। वो हो गई आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद जो है हमें देखना है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन विथ कंपनीज एंड क्लाइंट्स, कि हमें कंपनीज और क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, हाउ टू इंटरेक्ट, किस बारे में हमें बात करनी है, कैसे बात करनी है, पर्सनल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि हमें पावर ऑफ इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। सबसे पहली ही चीज़ ये है कि एनालिसिस पहले अपनी खुद ही इंटरनेट पे देखो उस कंपनी के बारे में, क्लाइंट के बारे में, कि जिसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, कि खुद से हमें बिना जाए वहाँ पे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उस कंपनी के बारे में। उसके बाद फिर हम पर्सनल कम्युनिकेशन पे जा सकते हैं, मैनेजमेंट से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको बहुत और इनसाइट जानना है। दूसरी चीज़, बी कंसाइज, कि एकदम कंसाइज रहना है, मैनेजमेंट से मिसलीड नहीं होना है। हो सकता है मैनेजमेंट कोई भी कंपनी अपने बारे में अच्छी चीज़ें ही बताएगी कि भाई हमारी कंपनी तो अच्छा कर रही है, वो बुरा नहीं बताएगी। तो आपको उस चीज़ को समझना है, आपको ये सेंस होना चाहिए कि आपको कोई गलत चीज़ या ऐसी चीज़ नहीं बताई जा रही है। चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करना, ये तीसरी चीज़ हो गई कि जो चीज़ें हैं आप जो देख रहे हैं वो क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं सही है। उसके बाद कम्युनिकेशन करते समय क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, गुड लिसनिंग, ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली, ये क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे तरीके से रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं इंटरेक्शन करने के लिए कंपनीज से या क्लाइंट से। सो जैसे प्री मीटिंग रिसर्च है, प्री मीटिंग रिसर्च हमें करके जानी चाहिए अगर आप मैनेजमेंट से मिलना चाह रहे हैं, और उसमें आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि फिनेंस से लेके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर के आनी चाहिए कि हाँ प्रीवियस ईयर एनुअल रिपोर्ट्स क्या थे और कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही थी। इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो हमें पहले से पता होने चाहिए। अगर जैसे हम एग्जांपल एक पॉडकास्ट देखते हैं, तो पॉडकास्ट यूट्यूब में कोई देख रहा है, कोई बंदा किसी का इंटरव्यू ले रहा है, तो वो इंटरव्यू के क्वेश्चन पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है, उस बंदे के बारे में रिसर्च करके रखता है कि जो हम प्रोफेशनल को हम यहाँ बुला रहे हैं उसके बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में पहले से ही पता होता है कि हम क्या सवाल पूछेंगे। उससे हम अचानक रैंडम सवाल तो नहीं पूछ सकते, वो अपना हमें कीमती समय दे रहा है, मैनेजमेंट आपको एक अपना कीमती समय दे रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्री मीटिंग जो है रिसर्च करनी पड़ती है, और फिर हम उससे उस तरह की क्वेश्चंस हम पूछते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप का जो व्यू होना चाहिए उस कंपनी को लेकर, रिसर्च रिपोर्ट को लेकर, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए कि आप की कंपनी जो है वो फेवरेट है, आपने उसके स्टॉक्स ले रखे हैं तो आपने पहले से ही आप उसकी वो थोड़ा सा लीन है, या आपको कंपनी नहीं पसंद है तो आप उसके अगेंस्ट कुछ लिखना चाहते हैं। तो ये जो है नहीं होना चाहिए रिसर्च एनालिस्ट के मन में। उसकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें लिखी नेटवर्क। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी के मैनेजमेंट से ही मिलना हो, ठीक है, आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हैं, किसी और से ऐसे बात कर सकते हो जिसको उस इंडस्ट्री की, इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ हो, कोई रिटायर्ड बंदा उससे बात कर सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कोई करता हो उससे बात कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डायरेक्ट टॉक टू टॉप मैनेजमेंट। कॉम्पिटिटर से बात कर सकते हैं, या आपकी स्टाइल है, आप किस स्टाइल में रिपोर्ट लिखना पसंद करते हैं। फिर है क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो है एकदम क्लियर होने चाहिए, रैंडम कुछ भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, वैलिड क्वेश्चन पूछने हैं। और ये क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस हो गया। द मस्ट बी रियलिस्टिक सजेस्टिंग कंपनीज एंड एक जो इसमें है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट,
कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने मान लीजिए मारुति के स्टॉक्स ले रखे हैं, तो आप एज ए ह्यूमन इमोशंस आएंगे, आप मारुति की तरफ लीन हो गए, आप हो सकता है कि बाय साइड रिपोर्ट बनाने के बारे में सोचो कि बाय साइड रिपोर्ट बनेगी तो ऑब्वियसली आपकी रिपोर्ट से इन्फ्लुएंस होकर और भी लोग मारुति खरीदेंगे, तो मारुति के स्टॉक्स अप हो जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट बनाते टाइम अगर आपके पास मारुति के शेयर्स हैं तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपके पास मारुति के शेयर्स हैं। तो ट्रांसपेरेंसी होना रिपोर्ट में बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ये गाइडलाइन में है कि अगर आप बनाते हैं या कुछ भी ऐसा है तो आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। कई बार आप अजम्पशन लेते हैं, उसके बारे में बताइए कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कि हाँ हम अज्यूम कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। उन चीज़ों को क्लियरली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है रिपोर्ट में। फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का, इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो डायरेक्ट हम पॉइंट्स पे ही आते हैं। ऐसे क्वालिटीज़ तो यही है कि उसका जो दिमाग है ना वो ऐसा होना चाहिए कि एक डिटेक्टिव माइंडसेट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एक हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझे, ध्यान को समझे और सुने कि सिनेरियो क्या है, कंपनी में क्या चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, उस एक न्यूट्रल अप्रोच को लेते हुए और हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हुए। इन्होंने पहला पॉइंट गुड विद नंबर्स उसको समझ में आने चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं ये क्या कह रही हैं। दूसरी चीज़ एक्सेल सीट, डाटा एनालिटिकल टूल्स, ये चीज़ें ज़रूरी तो नहीं है कि आपको एक्सेल आती हो तो ये आप नहीं आती तो रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन सकते, बट ये आपका काम आसान करेंगे। बैलेंस शीट आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, पैरामीटर समझ पाओगे, बहुत सारा डाटा है अगर नंबर्स में तो आप उसको आसानी से समझ पाओगे। क्लियरिटी ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए क्लियरिटी ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। एबिलिटी टू कंप्रेहेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स को समझ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एबिलिटी टू आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिस पे सामने वाला कि आप जान सको, मैनेजमेंट और क्लाइंट के बारे में अच्छे से जान सको, कि आप मारुति के ओनर से पूछ रहे हो कि आप मारुति क्यों लेते हो, और अगर उसी रेंज में आपको किया मिल रही है तो उसकी साइकोलॉजी को जानना एक बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस आस्क करने की जो स्टाइल है वो ज़रूरी है। अटेंशन ऑफ डिटेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, रिटन एंड वर्बल दोनों। तो अगर आप देखें कि भाई रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से मान के चलिए ये आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक गुड एंकर बनना, जैसा जो पॉडकास्ट बनाता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट जनरेट कर पाओगे। क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमने पहले देखे थे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट? आर आर ओनली इन्वॉल्व इन रिसर्च एनालिस्ट डाटा? नहीं। कलेक्शन ऑफ डाटा? नहीं। इन्फॉर्म डिसीजन देना क्लाइंट्स को। हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग टू देयर क्लाइंट्स? हेल्प तो नहीं करता है, क्योंकि वो कभी भी पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है कि एक तरीके से वो हेल्प करना, लेकिन एनालिस्ट का काम नहीं है वो, तो ये भी गलत है। एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, टू इम्परेटिव पैरामीटर्स इन्वॉल्व, मैनेजमेंट एथिक्स, रेवेन्यू एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, सही है, ऑल ऑफ एबव, ये हमने कर ही लिया था। ठीक है, नंबर्स में अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, स्टेटमेंट्स की समझ होनी चाहिए, ऑल ऑफ एबव। तो अभी ये 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनाऊंगा, कम से कम 10 क्वेश्चंस और कर दूंगा, और वो जो क्वेश्चंस है वो मैं अपने मीडियम वाले ब्लॉग में डाल दूंगा। तो एटलीस्ट अगर इससे 10 क्वेश्चन निकलते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिएगा, और हो सकेगा तो मैं इसका फ्लो चार्ट भी बना दूंगा, इसको और समराइज़ कर दूंगा ताकि आप गो थ्रू करें, एकदम तुरंत क्विकली पूरे चैप्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 की बात करेंगे। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपको कोई भी